वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। सबसे पहले आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। अ हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इस नए साल पे मैं आप सभी को विश करूंगा कामयाबी। वट एवर यू हैव वांटेड, वट एवर यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर, बाय द एंड ऑफ द ईयर यू शुड बी एबल टू गेट इट। जिस भी चीज़ को आप चाहते हो और मन से प्रिपेयर कर रहे हो, ऑनेस्टली आप उसको पा लोगे और यही कामयाबी की रेसिपी है। हर सक्सेसफुल आदमी ने इस कामयाबी की रेसिपी को अपनाया है। आप भी शुरू कर सकते हैं आज से ही, है ना। आज क्या करेंगे, राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे। मैं हमेशा से आपको कहता हूँ, अगर आप कोई बहुत बड़े लेवल के राइटर नहीं बनना चाहते हो, अगर आप छोटा मोटा कोई डिस्क्रिप्टिव यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, एलआईसी, है ना, कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को लिखना चाहते हो आईलेट्स के, तो उसके लिए राइटिंग स्किल्स आर्ट नहीं है, एक साइंस है। आपको कुछ फॉर्मूलाज को फॉलो करना है। अगर आप उनको ठीक से लगा लेते हैं तो कोई भी आर्टिकल को आप इंग्लिश में, कोई भी सेंटेंस के, कोई भी ऐसे को आप इंग्लिश में लिख करके आ सकते हैं। तो ये आपके सामने खुला हुआ है दैनिक जागरण का कल का एडिटोरियल, सर्वत्र शुभ की आस। इस एडिटोरियल को मैं आपको अभी इंग्लिश में लिखना सिखाता हूँ। शुरू कर लें, चलो। ऊपर आपको हिंदी में दिखेगा, नीचे आपको इंग्लिश में दिखेगा, है ना, ताकि आप मतलब जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काम की हो। एक और चीज़, ये वीडियो पार्ट है मेरे पेड कोर्स का, जो कि मेरी ऐप पे चलता है। वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहीं पे कोर्स को चलाया जा रहा है। यहाँ पे आपको पहले बेसिक सिखाया, अब आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहें किसी भी एग्जाम के लिए, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। इस कोर्स की कीमत है 850 रुपीज़। 525 रुपये में मिल रहा है आपको राइटिंग 2022 इस कोड को लगा करके। फ़ायदा उठा सकते हो इस कोर्स का। साथ ही आपको एसएससी बैंकिंग कोर्स भी मिल जाते हैं, जैसे 475 रुपये में बैंकिंग का है 1 साल का कॉम्बो, प्रीलिम्स और मेन सब कुछ आ जाता है इसमें। और 50-50 रुपये में, 100 रुपये में छोटे मोटे कोर्सेज भी हैं एसएससी के। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा रिलेटिंग टू कोर्सेज। चलो भाई आ जाओ। नए साल का आगाज़ एक ऐसे समय पर हो रहा है जब कोरोना के संकट का साया गहराता जा रहा है। अब आपने बिल्कुल ज़्यादा अंदर नहीं घुसना, ऊपर ऊपर से मुझे बताओ क्या काम इस सेंटेंस में हो रहा है और उस काम को करने वाला कौन है। अगर किसी 10 साल के बच्चे से पूछे ना तो वो बोलेगा सर 2 काम हो रहे हैं। पहला तो नए साल का आगाज़ जो है ना वो हो रहा है, आगाज़ हो रहा है। और दूसरा काम क्या है, कोरोना का संकट जो है गहराता जा रहा है, या संकट का साया गहराता जा रहा है। जिसने इतना पकड़ लिया, सेंटेंस लिखना बहुत इजी बन गया। अब देखो कैसे लिखा जाए। नए साल का आगाज़ हो रहा है तो मैं लिख सकता हूँ द न्यू ईयर इज स्टार्टिंग, है कि नहीं। आगाज़ हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और कब हो रहा है, व्हेन, यानी कि जब के लिए अपने यूज़ करते हैं व्हेन नाम की कंजंक्शन को। जब संकट गहरा रहा है, व्हेन द संकट ऑफ कोरोना गहरा रहा है। अब आप बोलोगे सर ये संकट तो अजीब सा वर्ड है, आप इंग्लिश में क्या लिखोगे। संकट को इंग्लिश में लिखते हैं क्राइसिस, ठीक है, क्राइसिस। और गहराने को क्या बोलते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जिनसे आप वर्ब फॉर्म बड़ी इजीली बना सकते हो, उनके पीछे ईएन लगा के। जैसे गहराना, ये बना है गहरे नाम के एडजेक्टिव से। गहरे को बोलते हैं डीप, डीप के आगे ईएन लगा दो तो बन जाएगा डीपन, किसी चीज़ का गहराना, गहरा बनना। डार्क मतलब काला, डार्कन मतलब काला होना। शॉर्ट मतलब छोटा, शॉर्टन मतलब छोटा होना या करना। क्विक मतलब तेज, क्विकन मतलब किसी चीज़ को तेज बनाना, किसी चीज़ की रफ्तार को बढ़ाना। तो अगर आप गहराना वर्ड यूज़ करना चाहते हो, ये 4 एडजेक्टिव मैंने लिखे हैं, और भी बहुत सारे हैं, आप एक एक करके याद करो, सीखने की कोशिश करो। तो डीप से डीपन नाम का एडजेक्टिव बना सकते हैं ना, वर्ब बना सकते हैं ना। तो मैं लिख सकता हूँ द क्राइसिस ऑफ कोरोना गहरा रहा है इज डीपनिंग। चलो, अब एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। अब इसमें कमियां निकालेंगे और इसको थोड़ा इंप्रूव करेंगे। द न्यू ईयर इज स्टार्टिंग व्हेन द क्राइसिस ऑफ कोरोना इज डीपनिंग। अब आप बोलोगे सर नया साल एक ऐसे वक्त पर हो रहा है, तो ये ऐसे वक्त पर जो है इसको बीच में ऐड करना है अपने को। तो कैसे करें भाई, एक ऐसे वक्त के लिए यूज़ करते हैं इज स्टार्टिंग एट सच अ टाइम, ठीक है, एट सच अ टाइम व्हेन द क्राइसिस ऑफ कोरोना इज डीपनिंग। अब आप बोलोगे सर क्राइसिस नहीं डीपन हो रहा, क्राइसिस का साया डीपन हो रहा है ना। एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ हिंदी में। तो साये को क्या बोलते हैं, तो आप लिखेंगे शैडो। साया मतलब परछाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शैडो। व्हेन द शैडो ऑफ द क्राइसिस ऑफ कोरोना इज डीपनिंग। याद रखें, जब भी ऑफ से 2 नाउन मिल जाएं, जब भी ऑफ के पहले और बाद में 2 नाउन आपको दिखें, पहले वाले नाउन के पहले आपको कोई आर्टिकल लगाना है, डिटर्मिनर लगाना है। अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो द को चिपका के आ जाओ। तो व्हेन द क्राइसिस, इस ऑफ के बाद में कोरोना, ऑफ से पहले क्राइसिस, तो यहाँ द लगा दिया। और यहाँ देख रहे हो शैडो, इस ऑफ से पहले शैडो और शैडो के आगे भी मैंने द को लगा दिया। ट्रिक है छोटी सी, द को कब लगाना होता है, जब ऑफ से 2 नाउन मिल जाएं तो पहले वाले नाउन से पहले आपको द को लगा देना है।
अब ये सेंटेंस थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको, द न्यू ईयर इज स्टार्टिंग एट सच ए टाइम व्हेन द शैडो ऑफ द क्राइसिस ऑफ द कोरोना इज डीपनिंग, है ना। क्यों लग रहा है, ये आप जो ऑफ देख रहे हो ना बार बार आ रहा है, इस वजह से। तो इसका एक इलाज है, क्या इलाज करें, आप ऐसा लिख दो शैडो ऑफ, अब ये जो क्राइसिस ऑफ कोरोना है ना, इसको लिख दो द कोरोना क्राइसिस। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, व्हेन द शैडो ऑफ द कोरोना क्राइसिस इज डीपनिंग। एक ट्रिक और आपको बताता हूं मैं, जब एक ही सेंटेंस में बार बार कंटिन्यूस टेंस आ रहा हो, जब एक ही सेंटेंस में बार बार कंटिन्यूस टेंस आ रहा हो, खास करके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो आप किसी भी एक क्लोज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर दें। जैसे आपने सुना होगा कई बार, अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा ऑफ दिस ईयर बिगिंस, इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है या शुरू हो रही है नहीं, फिर भी इसने लिखा है बिगिंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो न्यूज़ के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर कोई घटना जब हो रही होती है तो अक्सर उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बताया जा सकता है। इसी ट्रिक को मैं यहाँ आजमा रहा हूँ। दो जगह आप देख रहे हो कंटिन्यूस टेंस लगा हुआ है, तो क्या करें भाई, आप यहाँ पे इज स्टार्टिंग की जगह लगा दो स्टार्ट्स। आया समझ में, द न्यू ईयर स्टार्ट्स एट सच ए टाइम। टाइम के आगे जब भी लगाओ तो एट लगाओ, एट 6 o'clock, एट 5 o'clock, है ना, एट सच ए टाइम। वैन एक ऐसी कंजंक्शन है जो अपने पहले कोमा नहीं लेती है, कोमा लेने वाली कंजंक्शन है फैन बॉयज। फैन बॉयज, फैन का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट और एस का मतलब सो। ये आपके राइटिंग स्किल्स कोर्स में अलग से एक पंक्चुएशन का चैप्टर आएगा, वहाँ पे इसको डिटेल में करवाऊंगा। तो फैन बॉयज कंजंक्शन के अलावा कोई भी कंजंक्शन आपको मिले उससे पहले कोमा को टेक्निकली नहीं लगाते हैं। तो ये व्हेन तो फैन बॉयज में नहीं आ रही है, तो इसलिए मैंने क्राइसिस यहाँ टाइम के बाद में कोमा को नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़े। अब एक छोटी सी ट्रिक दिखाता हूँ मैं आपको इस सेंटेंस को और बढ़िया बनाने की। एक वर्ब है मेरे पास कंटिन्यू। इस वर्ब का काम क्या होता है, कंटिन्यूस टेंस को NUOUS, है ना, कंटिन्यूस टेंस को इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना एलिगेंटली। देखो कैसे, आप बोलो ना क्राइसिस इज डीपनिंग, इसको ऐसा लिख सकते हो, क्राइसिस कंटिन्यूज टू डीपन। यहाँ पे टू इन्फिनिटिव यूज किया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ING को निकाल दिया है। तो ऐसा भी लिख सकते हो ना आप, और बढ़िया लग रहा है ना देखने में। तो ये कंटिन्यू वर्ब को यूज करना सीखो, जब भी कंटिन्यूस टेंस हो एलिगेंटली उसको इंडेफिनिट टेंस में आप इजीली जो है चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग जो एडवांस लिखना चाहें उनके लिए मैं एक और तरीका बता रहा हूं लिखने का। आप ऐसा भी लिख सकते हो, विद द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर द शैडो ऑफ द कोरोना क्राइसिस कंटिन्यूस टू डीपन। ये विद प्रेपोजिशन फ्रेज का काम होता है, साइमल्टेनियस एक्शन को दिखाना। नए साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना की जो शेडो है या क्राइसिस की जो शेडो है वो तैयार है, डीपन होने को जारी है, जो उसका गहराता जाना। कोरोना एक प्रॉपर नाउन है, सी को बड़ा कर देना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। प्रेपोजिशनल फ्रेज जब भी शुरू में आए, जैसे विद से सेंटेंस शुरू किया है, बाय से शुरू किया है, फॉर से शुरू किया है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हमेशा अपने बाद कोमा लेते हैं क्लोज के शुरू होने से पहले। तो इस कोमा को यहाँ पे लगाना जरूरी है। ये थोड़ा एडवांस वालों के लिए बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब इसी फॉर्मूला को यूज़ करना है, पहले आप कोशिश करो, फिर मैं आपके सामने बना रहा हूँ, वैसे ही आप बनाओगे, ठीक है। इसने देश और दुनिया की चुनौतियाँ एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। तो काम क्या हुआ, इसने चुनौतियाँ बढ़ा दी हैं। एक काम तो हो गया ये, कह रहा और इस बार हमें ना महज या ना केवल कोविड संक्रमण या इन्फेक्शन की चुनौती का फिर एक बार मिलकर सामना करना होगा, बल्कि समाज और देश के दूसरे छोटे बड़े मामलों का भी करना होगा, है ना। दूसरा काम क्या हो रहा है, हमें सामना करना होगा। तो ना केवल इस संक्रमण का बल्कि दूसरे बड़े मामलों का भी। तो काम तो इतना ही है, हमें सामना करना होगा और बाकी चीज़ों को अपने जोड़ देंगे। अब इसको बताते हैं अपने प्यार से। इसने देश और दुनिया की चुनौतियाँ बढ़ा दी हैं। तो इसने का मतलब है इट। कोरोना की बात हो रही है ना, कोरोना की शैडो क्राइसिस, इंसान तो है नहीं, तो इसके लिए इट यूज़ कर देंगे। और बढ़ाने को बोलते हैं इंक्रीज, ठीक है ना। एक और अच्छा वर्ड है इनहैंस, ठीक है। और एक और अच्छा वर्ड है रेज, किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे आपको सैलरी रेज हुई तो मतलब सैलरी के अंदर इजाफा हुआ, है ना। इंक्रीज, इनहैंस और रेज। और भी वर्ड्स हैं बहुत सारे, ये कॉमन से वर्ड्स हैं। तो इट, अब देखो इसने बढ़ा दी हैं, इसने इंक्रीज कर चुका है, तो इट हैज़ इंक्रीज्ड या हैज़ इनहैंस्ड या हैज़ रेज्ड। टेंसेज आप कर चुके हो, राइटिंग स्किल्स कोर्स में अच्छे से हम
वैसे भी टेंसेज आपको आते होंगे, अगर आप लिखने की कोशिश कर रहे हो तो टेंसेज बहुत बेसिक चीज़ है। तो हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ की है। अब इनमें से एक वर्ड को मैं यूज़ कर लेता हूँ, इन दोनों को निकाल देता हूँ। अब देखो क्या रेज किया है, इसने रेज किया है चुनौतियों को। चुनौती को इंग्लिश में बोलते हैं चैलेंजेस, ठीक है, चैलेंजेस। और चैलेंजेस किसके हैं, देश और दुनिया के। तो द चैलेंजेस ऑफ देश एंड दुनिया। दुनिया को बोलते हैं वर्ल्ड और देश को बोलते हैं नेशन या कंट्री, ठीक है। याद रखें वर्ड के पहले हमेशा द लगाएं। हम हमारी दुनिया की बात कर रहे हैं, इंसानी दुनिया, खास दुनिया है ये, एनिमल किंगडम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी दुनिया, इंसानी दुनिया। तो द वर्ड लगा के हम बताते हैं खास दुनिया है। और द नेशन लगा देना क्योंकि ये खास देश की बात हो रही है, इंडिया की बात की जा रही है। अच्छा, चैलेंजेस के बाद ऑफ लगा हुआ है तो यहाँ पे द चैलेंजेस ऑफ द नेशन एंड द वर्ल्ड, ऐसे इस सेंटेंस को आप बनाओगे। तो इतना बना दिया आपने, अब आगे बढ़ो। अब कह रहा है और को बोलते हैं एंड, तो यहाँ लिख देता हूँ एंड। क्या लिख देता हूँ सर यहाँ पे, एंड। आगे क्या हो रहा है, हमें इस बार ना केवल इनका सामना करना है बल्कि इनका सामना भी करना है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो नाम की कंस्ट्रक्शन को अपने यूज करेंगे। तो हमें को बोलना है वी। अब देखो सामना करना होगा तो वी विल हैव टू सामना करना। आया समझ में। अब सामना करने को क्या बोलते हैं, बड़ा आसान है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे डील विद है, फेस है ना, ये सब सामना करने के लिए वर्ड्स होते हैं। आप एडिटोरियल में इनको देख चुके हो। तो मैं कोई भी यूज कर लेता हूं, मान लो मैं यूज कर लेता हूं विल हैव टू फेस। वी विल हैव टू या नीड टू, हमें पढ़ना, इस काम को करने की जरूरत है ना, तो वी विल नीड टू या हैव टू फेस। अब देखो किन दोनों चीजों का सामना करना है, ना केवल कोरोना संक्रमण की चुनौती का, है ना। अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो कंस्ट्रक्शन को अपने को यूज करना है। अब इसको राइटिंग में कैसे यूज करेंगे, ट्रिक से समझो। वी विल हैव टू फेस द चुनौती यानी कि चैलेंज ऑफ किसका, कोविड संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। कोविड का सी बड़ा कर दें, कोविड इन्फेक्शन। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरी चीज है समाज और देश के छोटे बड़े मामलों का भी। एंड छोटे बड़े मामले ऑफ द समाज एंड देश। अब बता रहा हूं मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो कैसे यूज करना है। तो देखो यहां पे जहां एंड लगाया ना, यहां तो लगा दो बट ऑल्सो। आया समझ में। और बट ऑल्सो के बाद क्या रहा है, छोटे बड़े मामले। तो जो पहले नाउन आ रहा था उससे पहले लगा दो नॉट ओनली। देखो वर्ब है फेस, वी विल नीड टू फेस, है ना, यहां पे इन्फिनिटिव वर्ब होगी फेस। अब देखो फेस किसको करना है, नॉट ओनली, ना महज नॉट ओनली द चैलेंजेस ऑफ कोविड इन्फेक्शन बट ऑल्सो छोटे बड़े मामले ऑफ समाज एंड देश। क्रूड सा सेंटेंस बना दिए हैं। अब इसको अपने थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और पूरे सेंटेंस को जोड़ देंगे, है ना। समाज को बोलते हैं सोसाइटी, देश को बोलते हैं नेशन, द लगा देना, खास देश की बात हो रही है। छोटे बड़े को बोलते हैं बिग एंड स्मॉल, मामले को बोलते हैं इश्यूज। अब ये सेंटेंस आपका रेडी है, ठीक है। इसको शांति से पढ़ते हैं और इसकी कमियों को अपने आप दूर करेंगे और इसको और बेहतर बनाने की करेंगे कोशिश। इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले आऊं। तो इट हैज रेज्ड द चैलेंजेस ऑफ द नेशन एंड द वर्ल्ड एंड वी विल हैव टू नीड टू फेस नॉट ओनली द चैलेंज ऑफ कोविड इन्फेक्शन बट ऑल्सो बिग एंड स्मॉल इश्यूज ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन। तो ये बिल्कुल क्रूड सा सेंटेंस है ना, बहुत इफेक्टिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव भी नहीं है, लेकिन ठीक है, गलत नहीं है सेंटेंस, ऑलमोस्ट ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ों को अपने चेंज करते हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं बोलूँगा रेज द चैलेंज ऑफ सोसाइटी एंड नेशन द वर्ल्ड। इसकी जगह आप लिखो रेज द चैलेंजेज फेसिंग। वो वाले चैलेंज जो फेस कर रहे हैं, वो वाले चैलेंज जो सामने खड़े हैं फेस करते हुए। रेज द चैलेंजेस फेसिंग द नेशन एंड द वर्ल्ड। फेसिंग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, चैलेंजेस के बारे में बता रहा है ना। अच्छा, दूसरी चीज आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एंड से पहले एक कॉमा लगाओगे। फैन बॉयज क्या बताया था मैंने आपको, फैन बॉयज का मतलब होता है सर, एक सेकेंड रुक जाओ, फैन बॉयज, फैन में आ गया ना एंड, अगर एंड के बाद में क्लोज है तो एंड से पहले आपको एक कॉमा लगाना है। तो एंड के बाद में क्लोज तो आ रहा है, तो इसलिए कॉमा को मुझे यहाँ पे लगाना पड़ा। और दूसरा इसमें आ रही है बट, तो बट ऑल्सो देख रहे हो आप, बट ऑल्सो, तो ये बट आ रहा है ना, यहाँ भी कॉमा लगा दो। ये पंक्चुएशन की चीज़ें आपको चेंज करनी है। एक और काम कर सकते हो आप, हमें फेस करना है, फेस की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पे डील विद, है ना, और अच्छा वर्ड है। चैलेंजेस ऑफ कोविड इन्फेक्शन की जगह आप लिख सकते हो चैलेंजेस पोज्ड बाय
पोज्ड बाय कोविड इन्फेक्शन। ये पोज वर्ड आप देखते हो ना, किसी चीज़ को, सवाल को, चैलेंज को, क्वेश्चन को, डाउट को, सस्पिशन को, डर को खड़ा करना, तो चैलेंजेस पोज्ड बाय कोविड इन्फेक्शन ऐसा भी लिख सकते हो। और ये बिग एंड स्मॉल इश्यूज देख रहे हो ना आप, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इश्यूज ऑफ वेरिंग सिग्निफिकेंस। वेरिंग का मतलब है भांति भांति की, एक सेकंड स्पेलिंग सही कर दें इसकी। वेरिंग मतलब कई भांति की, सिग्निफिकेंस मतलब महत्वपूर्णता। तो ये कई महत्वपूर्णता के इश्यूज हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। ये आप तरीका बता रहा हूँ मैं आपको और अच्छे से लिखने का, अगर आप चाहो तो इन चीज़ों को नोट करते जाओ। छोटे बड़े के लिए वेरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग, वेरिंग सिग्निफिकेंस आप यूज कर सकते हैं। अब ये चैलेंज ऑफ सोसाइटी एंड नेशन आप देख रहे हो इश्यूज है। हमने ऊपर क्या किया था, चैलेंजेस फेसिंग द नेशन एंड वर्ल्ड किया था, है ना। ऑफ की जगह हमने फेसिंग नाम के वर्ड को यूज किया। आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, सिग्निफिकेंस फेसिंग द सोसाइटी एंड द नेशन, लेकिन फेसिंग 2 बार आ रहा है तो इसका एक सिनोनिम यूज कर लेते हैं, वो है थ्रेटनिंग द सोसाइटी एंड द नेशन। आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से आप इसको पूरे को लिख सकते थे। ये फेसिंग यहाँ पे कर दो, थ्रेटनिंग ऊपर ले आओ, इट हैज़ रेस्ड द चैलेंजेस थ्रेटनिंग द नेशन एंड द वर्ल्ड, यहाँ पे फेसिंग कर दो। तो ये छोटे छोटे आपको जो मैं तीर दे रहा हूँ आपके तर्कस में डालने के लिए, इनको आप यूज़ करके सेंटेंस को और बेहतर बना सकते हो। और अगर आपने बेसिक सेंटेंस भी बनाया है तो वो भी गलत नहीं है, आप सही लिख करके आओ, जो भी लिखो वो चलेगा, वो इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। इसको नेक्स्ट पे ले लेता हूँ एक साथ। वर्तमान समय एक ऐसा वक्त है जिसमें देश को एक साझा संकल्प लेना होगा और इसमें आम आदमी की सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है। काम क्या हुआ भाई इसमें, सीधी सी बात है यहाँ पे, वक्त एक ऐसा वक्त है, वर्तमान समय यानी कि हाल का प्रेजेंट टाइम एक ऐसा टाइम है, और उसमें काम दूसरा हुआ है, देश को साझा संकल्प लेना होगा। साझा मतलब कॉमन या शेयर्ड, संकल्प का मतलब होता है रिजॉल्व, तो शेयर्ड रिजॉल्व उसको देश को लेना होगा। और तीसरा, आम आदमी की सक्रिय भागीदारी जरूरी है, भागीदारी इज नेसेसरी। इतनी चीज़ों को आपको पकड़ना था। अब इसको कैसे बनाया जाए भाई, वर्तमान समय एक ऐसा वक्त है, वर्तमान समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम, द लगा लेना, द प्रेजेंट टाइम। अब देखो कैसा वक्त है, एक ऐसा वक्त है, इज ऐसा मतलब सच अ टाइम। बाद में अच्छा करूंगा मैं, एक बार इसको क्रूड सा सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं। द प्रेजेंट टाइम इज सच अ टाइम, अब देखो कॉमा लगा दो, कैसा टाइम है भाई, जिसमें देश को एक साझा संकल्प लेना होगा। तो जिसमें के लिए यूज करते हैं अपने इन विच, है ना, देश को संकल्प लेना होगा। द नेशन लेना होगा फ्यूचर में, तो विल हैव टू या विल नीड टू। अब देखो साझा संकल्प लेना, साझा संकल्प को बोलते हैं शेयर्ड रिजोल्यूशन या रिजॉल्व बोल दो। संकल्प के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है रिजॉल्व, और शेयर्ड मतलब साझा यानी मिला जुला। द नेशन विल हैव टू टेक अ शेयर्ड रिजॉल्व, आया समझ में, साझा संकल्प लेना, टेक अ शेयर्ड रिजॉल्व। अच्छा इसमें क्या हुआ, एंड, और इसमें आम आदमी की सक्रिय भागीदारी होना जरूरी है। तो सक्रिय भागीदारी ऑफ आम आदमी इज नेसेसरी, जरूरी है तो नेसेसरी। सक्रिय भागीदारी को क्या बोलते हैं, सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, और भागीदारी को बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। आम आदमी को बोलते हैं मैंगो मैन बोलें क्या, इसको बोलेंगे कॉमन मैन। बस अब इस पूरे को मैं रहा हूं जोड़, और फिर इसमें से कमियां कर दूंगा हटा करके दूर। द प्रेजेंट टाइम इज सच ए टाइम इन विच द नेशन विल हैव या नीड टू टेक अ शेयर्ड रिजॉल्व एंड एक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन मैन इज नेसेसरी। मोटा सेंटेंस रेडी सही है, ज़्यादा इसमें कुछ चेंज कर नहीं पाओगे। जैसे कुछ चीज़ें मैं चेंज कर देता हूँ, जब भी रिजॉल्व को बनाते हो या लेते हो तो आप टेक की जगह मेक को यूज़ करते हो। यू मेक ए प्रॉमिस, यू मेक ए रिजॉल्व, किसी भी वादे को लेना, प्रॉमिस को लेना, मेक नाम की वर्ब ज़्यादा प्रीफर की जाती है, ऐसा कर सकते हो। फिर दूसरा आप कर सकते हो कॉमन मैन के लिए एक और अच्छा वर्ड है अपने पास, सिटीजन्स, और सिटीजन से भी एक एडवांस वर्ड है अपने पास, सिटीजनरी का मतलब है सभी कॉमन मैन का ग्रुप, सारे नागरिकों के ग्रुप को, सभी नागरिकों को बोलते हैं सिटीजनरी, ये भी लिख सकते हो। प्रेजेंट टाइम इज सच ए टाइम, ये टाइम 2 बार आ रहा है। टाइम के लिए एक अच्छा सिनोनिम होता है अपने पास क्रिटिकल जंक्चर मतलब दोराहा, बड़ा ही अजीब सा प्लेटफॉर्म है ना, एक ऐसी मोमेंट होती है जो मतलब अपने आप में डिसाइडिंग हो, जहाँ से चीज़ें जो है चेंज हो जाएं, है ना। तो प्रेजेंट टाइम इज सच ए क्रिटिकल जंक्चर, ऐसा भी लिख सकते हो।
बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, जितनी आपकी वोकैबुलरी अच्छी है इसको आप बढ़िया बना सकते हो। इन विच की जगह यहाँ पे व्हेन को भी यूज़ किया जा सकता है। जब देश को रिजॉल्व लेना होगा या जिसमें देश को रिजॉल्व लेना होगा तो व्हेन लगा के जब की बात भी की जा सकती है, जिसमें की जगह व्हेन को। अगर व्हेन लगाओगे तो कोमा निकल जाएगा, ये कोमा निकल जाएगा क्योंकि ये फैन वॉइस कंजंक्शन नहीं है। व्हेन द नेशन विल हैव या नीड टू मेक अ शेयर रिजॉल्व एंड एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटीजनरी इज नेसेसरी। अभी साइंड से पहले कोमा लगा लेना, फैन वॉइस कंजंक्शन है, अपने पहले हमेशा कोमा लेती है। एंड, नोर, और है ना, बट, येट, सो, यहाँ भी आपको लगाना है। एंड एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन, एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन से पहले द लगा लेना क्योंकि ऑफ कंजंक्शन आ रही है, प्रेपोजिशन आ रही है बीच में। इसके बाद में भी नाउन, इससे पहले भी नाउन, तो पहले वाले नाउन के पहले जो एडजेक्टिव उससे पहले मैंने द को चिपका दिया। अगर इसमें आप इसमें वर्ड को लगाना चाहें तो आप यहाँ एंड की जगह लिखेंगे फॉर विच, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में कभी एंड कंजंक्शन मत लगाएं। एंड हु, एंड हुम, एंड वट, एंड विच, एंड फॉर विच, एंड इन विच, एंड फॉर हुम, कभी भी एंड कंजंक्शन कोई और कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में यूज़ नहीं होती। तो एंड को निकाल दिया, लेकिन विच एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने पहले कोमा लेता है, तो इस मैंने यहाँ पे कोमा को बरकरार रखा है। चलिए, सेंटेंस रेडी है आपका। पहले बेसिक सेंटेंस, फिर एडवांस सेंटेंस। पहले बेसिक सेंटेंस इस वाले को बनाएंगे अब। यह सक्रिय भागीदारी न केवल होनी चाहिए बल्कि दिखनी भी चाहिए, ताकि दुनिया को यह संदेश और ज़्यादा स्पष्टता से, क्लैरिटी से जाए कि भारत का वक्त अब आ गया है। कैसे बनाएंगे भाई? काम हुआ है यहाँ पे सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, ना केवल होनी चाहिए, नॉट ओनली होनी चाहिए, बल्कि दिखनी भी चाहिए। तो भागीदारी के दो अपने पास काम है, होनी चाहिए और दिखनी चाहिए, ताकि दुनिया को संदेश जाए, दुनिया को संदेश जाए। और तीसरा काम है, भारत का वक्त या समय आ गया है, वक्त या समय आ गया है। तीनों कामों को जोड़ देंगे। कैसे लिखे भाई? सक्रिय भागीदारी को हमने देखा था एक्टिव कंट्रीब्यूशन, एक्टिव कंट्रीब्यूशन, सक्रिय को एक्टिव और कंट्रीब्यूशन मतलब भागीदारी। तो एक्टिव कंट्रीब्यूशन ना केवल होना चाहिए, नॉट ओनली, ना केवल होना को बोलते हैं, चाहिए को बोलते हैं शुड, होने को बोलते हैं बी। एक्टिव कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली शुड बी। अब देखो, बल्कि, बट ऑल्सो, बट से पहले कोमा लगा देते हैं क्योंकि बट एक ऐसी कंजंक्शन है जो कोमा लेती है। बल्कि दिखनी भी चाहिए, बट ऑल्सो शुड बी सीन। पैसिव वॉइस से बना दिया दिखना, शुड बी सीन, है ना, शुड सी नहीं, शुड बी सीन। इसको बाद में चेंज करेंगे, एक बार इसको बेसिक सा बना रहे हैं। अब देखो, ताकि, ताकि के लिए अपने पास कंजंक्शन है सो दैट। अब ताकि के बाद क्या है? दुनिया को ये संदेश और स्पष्टता से जाए। तो दिस संदेश यानी कि मैसेज गोज टू दुनिया विद मोर स्पष्टता, मोर क्लैरिटी, ठीक है। और क्लैरिटी क्या है? दैट, वो ये कि भारत का वक्त आ गया है। द वक्त यानी कि द टाइम ऑफ इंडिया आ गया है, हैज़। ऐसा आपके दिमाग में आप बना सकते हो, ये तो कोई भी कर सकता है मेरे हिसाब से, है ना। थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं, आप स्पीड को कम बढ़ा लेना, तेज़ कर लेना, जैसा करना चाहो, लेकिन सेंटेंस को आप इस तरीके से बेसिक सा सेंटेंस तो बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें कमियों को दूर करेंगे। एक्टिव कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली शुड बी बट ऑल्सो शुड बी सीन। ये थोड़ा अजीब सा आपको देखने में लग रहा है, तो जब भी आपको बी वर्ब को चेंज करना हो, होने की बात हो रही हो और अजीब सा वर्ड आपको सेंटेंस लग रहा हो, तो बी की जगह आप लिखेंगे एग्जिस्ट। एक्टिव कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली शुड एग्जिस्ट बट ऑल्सो शुड बी सीन। तो शुड बी सीन की जगह लिखना चाहिए शुड बी विजिबल, दिखाई देना है ना। शुड बी विजिबल, जो चीज़ विजिबल होती है वो आपको दिखाई देती है। शुड नॉट ओनली एग्जिस्ट बट ऑल्सो शुड बी विजिबल। अब ये शुड दो बार आ रहा है, शुड यहाँ भी, तो दूसरी बार वाले शुड को उड़ा देते हैं। और ये शुड दोनों जगह कॉमन आ रहा है, इसलिए मैं नॉट ओनली से पहले शुड को यहाँ पे रख देता हूँ। इसका मतलब ये है कि शुड जो है दोनों में कॉमन है। शुड नॉट ओनली एग्जिस्ट बट ऑल्सो शुड बी विजिबल, यहाँ पे शुड ऑलरेडी आ चुका है। सो एक ऐसी कंजंक्शन है, फैन बॉयज में आती है, तो यहाँ पे कोमा लगा दो। सो दैट दिस मैसेज गोज टू दुनिया, दुनिया को बोलते हैं द वर्ल्ड। दिस मैसेज गोज टू द वर्ल्ड विद मोर क्लैरिटी दैट द टाइम ऑफ इंडिया हैज कम। इतना लिख सकते हो, सेंटेंस गलत नहीं है। अब थोड़ा सा मैं इसको एडवांस बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है बनाना, लेकिन अगर आप बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हो। मैसेज दुनिया को जाता है। अब कैसे भाई? चल के तो जा नहीं रहा, किसी गाड़ी वाड़ी में बैठ करके, तो इसको कुछ ऐसा लिखें अपने, सो दैट दिस गिव्स या ड्राइव्स अ क्लियरर
मैसेज टू द वर्ड, ये विद मोर क्लैरिटी अपने निकाल देते हैं। सो इट गिव्स या ड्राइव्स अ क्लियरर मैसेज टू द वर्ड। अच्छा लग रहा है देखने में। अब ये टाइम ऑफ इंडिया हैज़ कम, इसको भी आप अजीब से अच्छे तरीके से लिख सकते हो। इसके लिए एक फ्रेज होता है द टाइड ऑफ टाइम इज़ इन फेवर। जब आपका वक्त आता है ना, अपना टाइम आएगा, तो उसको ठीक है इंग्लिश में लिख दो द टाइम हैज़ कम, लेकिन अच्छे तरीके से लिखो तो ऐसा लिखो द टाइड ऑफ टाइम इज इन द फेवर। तो टाइम ऑफ इंडिया हैज़ कम नहीं, द टाइड ऑफ द टाइम हैज़ कम इन इंडियाज फेवर। लग रहा है थोड़ा प्यारा देखने में, लगेगा है ना। तो ये सेंटेंस इस तरीके से भी लिखा जा सकता था। कुछ चीज़ें मैं छोटे मोटे वर्ड्स मिस कर रहा हूँ, वो अब आपके सामने लिख रहा हूँ लाइव, तो कुछ चीज़ें मिस हो रही है। जैसे ऊपर हमने एक बार फिर कहीं आया था, मैंने छोड़ दिया है ना, इसने एक बार फिर बढ़ा दिया, तो यहाँ पे वंस अगेन, इट हैज़ वंस अगेन रेज द चैलेंजेस, है ना। तो ये एडवर्ब है वंस अगेन, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में इसको अपन ने डाल दिया। हैज हेल्पिंग वर्ब, रेज्ड मेन वर्ब, बीच में एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये छोटी मोटी चीज़ें अगर कहीं रह जाएं तो उनको ऐड कर लिया करो, परेशान मत हुआ करो। चलो आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस पे। ऐसा करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर राजनीतिक पार्टियों को वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना होगा और आम आदमी को भी अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाने के लिए सजग होना पड़ेगा। लंबा तगड़ा सेंटेंस है। एक काम करेंगे, लास्ट सेंटेंस को मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ, इसी फॉर्मेट में रखो, क्रूड सा बनाओ और उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो। कमेंट सेक्शन में इसका मैं आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके चेक कर लेना, ठीक है। आप कितना लिख पाए, 10%, 20%, 50%, उस आंसर से आपको आइडिया लग जाएगा। और ज़रूर से बताना भी आपने जो लिखा है ना, पोस्ट करना। राइटिंग करने से ही आती है, देख करके मुझे अगर आप सोच रहे हो कि मैं भी लिख लूँगा तो ये सही नहीं है, पेन को आपको चलाना पड़ेगा। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, मेहनत करना चाहते हैं, वक्त को डेडिकेट कर सकते हैं, तो कोर्स को आप ज्वाइन करें, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन फ़ायदा तभी लोगे जब कोर्स में लिखोगे, आपको लिखवाया जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में रखी है, और ये नंबर है, कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दिया करो। एक टीम बैठी है मेरी, आपको घंटे 2 घंटे में आपकी सारी क्वेरीज को रिप्लाई करने की कोशिश करती है। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट। डालना इसको कमेंट्स में, और मेरा वाला भी पढ़ना है ना।